नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसको एक बार हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, एक बार रिवीजन उसका करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश की आर्थिक नीति देखी थी। आर्थिक नीति में हमने साम्राज्यवाद देखा था, उपनिवेशवाद देखा था। उपनिवेशवाद के 3 चरण हमने देखे थे। बहु राजस्व बंदोबस्त देखा था, उसमें प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग हमने देखा था। देन उसके बाद हमने जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त देखा था। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखा था। रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी बंदोबस्त कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग कृषि का वाणिज्यीकरण देख रहे थे। कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या कारण थे वो हमने देख लिया था। और कृषि का जो वाणिज्यीकरण इन लोगों ने किया उसके सकारात्मक पॉइंट क्या थे और नकारात्मक पॉइंट क्या थे वो भी हमने अच्छे से समझ लिया था और वो भी लिख लिया था सारे नोट्स, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग चलेंगे कि परिणाम क्या हुआ। अगर जो हम बात करें कि कृषि का वाणिज्यीकरण जो इन लोगों ने किया अपने लाभ को लेकर, अपने हित को लेकर, तो उसका कुछ ना कुछ आगे चल के प्रभाव तो होगा ही। कारण था क्यों इन लोगों ने किया। सकारात्मक कुछ पहलू होंगे और कुछ नकारात्मक पहलू होंगे। सकारात्मक पहलू अगर जो हम लोग देखें किसानों की दृष्टिकोण से तो कम थे और नकारात्मक पहलू अधिक थे। अगर जो हम सरकार की बात करेंगे, इतना आप सोच सकते हो, एक बार दिमाग लगाना, पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके अनुसार अगर जो हम सरकार पे देखें कि क्या प्रभाव पड़ा कृषि वाणिज्यीकरण का, तो उन पे सकारात्मक पहलू अधिक होंगे और नकारात्मक पहलू बहुत कम होंगे। तो उसका पॉइंट अगर जो आप अलग से लिखना चाहोगे, नोट्स में नहीं लिखना है, नोट्स में नहीं लिखना है, आवश्यकता होती तो आपको लिखवाया गया होता। लेकिन एक अगर जो आप समझो कि बीच में ये भी चीज़ें आ सकती हैं तो आप कहीं ना कहीं लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि कृषि वाणिज्यीकरण का सरकार पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इससे बेनिफिट होगा, तभी मैंने बोला है ऐसा कुछ। तो ये अगर जो करना आप चाहोगे जो भी, तो आप एक बार कर लेना रफ कॉपी में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका प्रभाव, जैसे कि जो भी प्रभाव पड़ा उसकी वजह से किसानों की जो दशा थी, किसानों की दशा यानी कि कृषि की हम बात करें तो वो क्या हुई, कमज़ोर हुई, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कृषि का पिछड़ापन, कि इन सब व्यवस्थाओं की वजह से कृषि कैसे पिछड़ गया। जिस गति से वो चल रहा था वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वो बैक पीछे हो गया। तो कैसे हुआ ये हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो शोषण किया था और ये जो कृषि का बाजारीकरण ये लोग किए थे उसमें भी ये अपने अनुसार सारे फसल का उत्पादन करवा रहे थे, ठीक बात है। और दूसरी चीज़, इसमें कोई भी इन लोग का लागत नहीं लग रहा था, लागत ही नहीं लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट ये ज़ीरो करते थे। कृषि सुधार के लिए इन लोगों ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया और ना तो कोई कोशिश की। अब जब ये सारी चीज़ें इन लोगों ने नहीं किया तो कृषि का पिछड़ना तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक बात है। तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे कृषि का पिछड़ापन। हेडिंग डालिए कृषि का पिछड़ापन। उसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। आपको याद होगा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मैंने बताया था, ठीक है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये जो शब्द है वो बार बार इस्तेमाल होता रहता है, ठीक बात है। चलिए आप लोग लिखिए 20वीं सदी के पूर्वार्ध में कृषि उत्पादन में लगभग 14% की गिरावट देखी गई, लगभग 14% की गिरावट देखी गई तथा कृषि पर जनसंख्या का बोझ भी बढ़ा, तथा कृषि पर जनसंख्या का बोझ भी बढ़ा। एक बात समझिएगा आप लोग, अगर जो होता है ना कि जनसंख्या तो उतनी है और उससे अधिक हो रही है, लेकिन जो कृषि का माहौल है, स्थिति है, वो बेहतर तो था नहीं और बिगड़ रहा था, ठीक है। तो और कृषि में पिछड़ापन आ रहा था, तो लोगों के जीवन यापन में भी समस्या हो रही थी। बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे, हमारे पास अनाज कम होगा, तो जीवन यापन करने में जाहिर सी बात है समस्या होगी। अब आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए कृषि के लिए पिछड़ेपन के कई कारक जिम्मेदार थे। कृषि के लिए पिछड़ेपन के कई कारक जिम्मेदार थे। इसमें हम निम्नलिखित को देख सकते हैं, इसमें हम निम्नलिखित को देख सकते हैं।
अब नीचे आप लोग इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि हमने दूसरा पॉइंट लिखवाया था ना कि कृषि के पिछड़ेपन के लिए कई कारक जिम्मेदार थे, तो इसमें हम निम्नलिखित को देख सकते हैं। इसके नीचे हम लोग अब ABC करके लिखेंगे, ठीक है। तो आप A नंबर पे लिखेंगे सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका। अब सरकार की भूमिका में आप लोग लिखेंगे सरकार के द्वारा कृषि में निवेश की उपेक्षा। सरकार के द्वारा कृषि में निवेश की उपेक्षा। उपेक्षा मतलब मैंने बताया था ना कल के वीडियो में, ठीक है। आगे इसी में लिखिए आधुनिकीकरण के प्रयास नहीं। आधुनिकीकरण के प्रयास नहीं, ठीक है, कॉमा शोषण करने वाले वर्गों का समर्थन। शोषण करने वाले वर्गों का समर्थन, कॉमा भू राजस्व की दरों का अत्यधिक होना। भू राजस्व की दरों का अत्यधिक होना, कॉमा भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तें। भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तें। अब इसको जरा एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि सरकार के द्वारा कृषि में निवेश की उपेक्षा की गई। बताया ही था कि इन लोगों ने निवेश नहीं किया कृषि में। इन लोगों को सिर्फ उत्पादन से मतलब होता था, बाकी उन्नत बीज हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, खाद्य हो गया, तो ये सब चीज़ का निवेश इन लोग ना ध्यान दिए ना तो किए, ठीक है। और स्थानीय जो कर वसूलने वाले जमींदार होते थे या जिनको भी बनाया जाता था, उन लोगों ने भी शोषण के अलावा निवेश का तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं लिया, ठीक बात है। और दूसरा चीज़ इसमें लिखा था कि शोषण वर्गों का समर्थन। तो शोषण वर्ग कौन थे? आप लोग एक बार दिमाग लगाइएगा। जो शोषण करते थे वो वर्ग कौन थे? वो लोग कौन से थे? वो लोग वही थे जो कर वसूलते थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो क्या उसमें सिर्फ जमींदार थे? नहीं, जमींदार भी एक थे, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी किसानों से भू राजस्व वसूलने की, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो वो लोग भी शोषण वर्ग में ही आते थे, क्योंकि वो लोग भी किसानों का शोषण ही करते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कर से मतलब होता था। इवन उन्हें जितना चाहिए होता था उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। तो शोषण वो भी किसानों का करते थे, किसानों की कोई बात नहीं समझते थे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक बात है। और इसी में क्या था कि भू राजस्व की दरों का अत्यधिक होना, मतलब ये है कि चाहे फसल कम ही क्यों ना होती चली जा रही हो, यानी कि चाहे फसल में निवेश ना करने की वजह से उसमें पिछड़ापन ही क्यों ना आता जा रहा हो, लेकिन करों में कोई कटौती नहीं की गई। वो अपने आवश्यकता अनुसार अगर जो थोड़ा बहुत बढ़ाना भी होता था तो बढ़ा देते थे, लेकिन कम करने की गुंजाइश तो आती ही नहीं थी, ठीक है। और जो भी अच्छे मान लीजिए किसी रैयतवाड़ी में जैसे प्रावधान थे, तो वो भी सिर्फ लिखे हुए मात्र थे, प्रावधान मात्र थे, उस पर कोई भी अमल नहीं किया जाता था, ठीक बात है। और भू राजस्व की कठोर शर्तें वसूलने की। अब देखिए, एक तो कर का दर बहुत अधिक था, ठीक है, जिसकी वजह से किसान देने में सक्षम नहीं हो पाते थे, और वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनको लेकर देना पड़ता था। अब जब लेकर कर देना पड़ता था तो वो गरीबी के दुष्चक्र में क्या हुआ था, फंसते चले गए थे। और दूसरी चीज़ की कर जो वसूलने की शर्तें थी वो भी काफ़ी अत्यधिक कठोर थी। कठोर होने के कारण चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े उस हद तक यहाँ के जो अधिकारी लोग होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, गुजर जाते थे कर वसूलने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी में बी पॉइंट आप लोग लिखेंगे। ए पॉइंट हो गया सरकार की भूमिका, अब बी पॉइंट लिखेंगे आप लोग। बी में लिखिए जमींदारों तथा महाजनों ने भी मुनाफे के लिए शोषण का आधार बनाया। जमींदारों तथा महाजनों ने भी मुनाफे के लिए शोषण का आधार बनाया, न कि निवेश को। अब देखिए, जब किसानों को धन की कमी होती थी, पैसे की कमी होती थी, तो वो कहाँ जाते थे महाजनों के पास, जो कि इनको पैसा देते थे सूद ब्याज पे, ठीक है। जब ब्याज पे ये लोग पैसा लेके आते थे तो महाजन लोग कोशिश करते थे कि ये लोग पैसा वापस लौटा ना पाए, और जब वापस लौटा ना पाएंगे तो इनकी भूमि जो ज़मीन होती थी वो महाजन क्या करते थे, ले लेते थे, ठीक है। या फिर उनकी भूमि या ज़मीन को बेचना पड़ता था ज़मींदारों को, या फिर और जो रईस लोग होते थे उनको, और बेच के महाजन का पैसा लौटाना पड़ता था। अगर जो उसमें महाजन को पैसा ही चाहिए, अगर जो भूमि ही चाहिए, तब तो सीधे वो भूमि ही ले लेता था जब पैसे जाते हो जाते थे तो। लेकिन वो कोशिश करता था कि इतने जल्दी किसान पैसा वापस ना कर पाए, ताकि हमारा फ़ायदा हो, पैसा ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। तो एक तरह से महाजन भी शोषक वर्गों में ही शामिल थे, भले ही उनको सरकार का अधिक से अधिक सपोर्ट नहीं मिला हो, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ ना हो। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक बात है। यानी कि महाजनों को सरकारी आदेश नहीं था, लेकिन एक तरह से जो लोग रईस लोग होते थे, अप्रत्यक्ष तरीके से ही सरकार ज़रूर उनके साथ ही होती थी एक तरह से,
ठीक है, अब आप लोग सी पॉइंट लिखेंगे। सी पॉइंट लिखेंगे, खेती करने वाले किसानों के पास, खेती करने वाले किसानों के पास इतनी राशि नहीं थी कि वे निवेश कर सके, इतनी राशि नहीं थी कि वे निवेश कर सके, और ना ही निवेश के लिए प्रेरणा, ना ही निवेश के लिए प्रेरणा। ठीक बात है, यानी कि एक तो उनके पास इतने धन भी नहीं होते थे कि वो अपने खेतों में निवेश कर सके, पैदावार बढ़ा सके, और दूसरी चीज़ उनके पास उतनी जानकारी भी नहीं थी कि कितना निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, कब क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए कृषि के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी इन लोगों को जानकारी नहीं थी और इनके पास धन भी नहीं था। अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे, उद्योगों का पतन, क्योंकि इन सब प्रक्रिया से यहाँ के उद्योगों पर भारी प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव के चलते यहाँ के उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो ऐसा नुकसान था कि यहाँ के उद्योग दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब स्थिति में चलते चले गए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सारी प्रक्रिया क्या थी, अपने आप में ही जिम्मेदार थे जो भी चीज़ें हो रही थी। मैंने, याद होगा आपको, कल मैंने बताया था कि जो यहाँ के कच्चे माल होते थे, मान लीजिए कपास से हमें कपड़े ही बनाने होते हैं, तो ये कपास अधिक से अधिक मात्रा में चला गया ब्रिटेन। अब जब ब्रिटेन चला गया तो यहाँ उसकी मात्रा कम उपलब्ध होगी। अब जब यहाँ उसकी कम मात्रा उपलब्ध होगी तो उसका प्राइस, उसका मूल्य लोग बढ़ा के बेचेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, तो जब बढ़ा के बेचेंगे तो यहाँ के लोगों के पास धन की तो वैसे ही कमी है, क्योंकि शोषण करने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो जब धन की कमी है तो कैसे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपास खरीद पाएंगे और कैसे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की बुनाई कर पाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से, चीज़ें महंगी होने की वजह से कई लोग खरीद ही नहीं पाते थे, या फिर खरीदते भी थे तो उनकी मात्रा क्या होती थी, कम होती थी। इसी तरह धीरे धीरे यहाँ के जो उद्योग थे वो नष्ट होते चले गए। ठीक है, और यहाँ के लोग, जो लोग, अब बताइए, जो लोग वो काम कर रहे थे वो भी क्या होते चले गए, गरीब होते चले गए। उनका भी अपना जीवन यापन करना काफ़ी कठिन हो गया, संघर्षपूर्ण। ठीक बात है। चलिए, तो हम लोग उद्योगों के पतन के बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि यहाँ के जो उद्योग करते थे लोग, उद्योग में काम करते थे, अपना जो भी चीज़ें बनाते थे, उत्पाद बनाते थे, उसके लिए इन लोगों ने उनको ये डायरेक्शन दिया कि हम जो बोलेंगे, जिस प्रकार बोलेंगे उसी प्रकार आपको काम करना होगा। जैसे कि अगर जो कोई मजदूर है किसी के यहाँ काम कर रहा है, बात समझिएगा आप लोग, तो ये लोग डिसाइड करते थे कि किसके यहाँ तुम्हें काम करना है, किसके यहाँ नहीं करना है। जिसके यहाँ ये लोग मना कर देते थे वहाँ पे किसी भी मजदूर को जाके काम नहीं करना होता था। और अपने जो उत्पाद की कीमत होती थी, ये लोग कभी कभी डिसाइड करते थे कि तुम्हें इतने ही मूल्य में बेचना है, और इन लोगों को, इन मजदूरों को, इन जो उत्पाद करता थे उन लोगों को उन्हीं के हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही चलना पड़ता था। अब कैसे आपको कोई कंट्रोल में कर ले और अपने हिसाब से चलाए, तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आपका फ़ायदा हो, पहले वो ये सोचेगा कि हमारा फ़ायदा हो। अगर जो वो आपको कंट्रोल में किया है तो वो आपका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएगा। तो यही ये लोग कर रहे थे। आप लोग हेड, अगर जो यहाँ से ज़्यादा कच्चे मालों का निर्यात होने लगा तो कच्चे मालों की यहाँ कमी होने लगी। एक दूसरी चीज़, ही अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग करवाते थे काम, कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। और नहीं तो यहाँ का जो उत्पाद था उसको ये लोग कहते थे कि कितने में बेचना है, ये लोग डिसाइड करते थे। तो इससे भी उद्योगों का पतन हुआ। और एक चीज़ कि यहाँ का जो उत्पाद होता था वो अगर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना हुआ, टैक्स लगा देते थे। अपने सामान पर नहीं टैक्स लगाते थे, लेकिन यहाँ का जो उत्पाद होता था उस पर टैक्स लगा देते थे। इवन भारत से बाहर अगर जो यहाँ का कोई बना हुआ देसी जो प्रोडक्ट होता था ले जाना है तो उस पर भी क्या करते थे, सीमा शुल्क लगा देते थे। जबकि देश तो हमारा ही था, लेकिन फिर भी ये लोग सीमा शुल्क लगा देते थे। तो इससे क्या हुआ, दिन प्रतिदिन उद्योगों का पतन होता चला गया। तो यही सारी पॉइंट अब आप लोग अगला हेडिंग डालेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। यहाँ से लिखना आप लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। तो ये जो हेडिंग आप डाल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, उसके ऊपर का हेडिंग होगा उद्योगों के पतन के कारण। ये उद्योगों के पतन के कारण हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। आपने नोट कर लिया? पहले हेडिंग डालेंगे उद्योगों के पतन के कारण, उसके नीचे उद्योगों के पतन के कारण के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है,
अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय में पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, कंपनी ने लगभग 100 वर्षों में हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। जैसे जैसे कंपनी का विकास हुआ, वैसे वैसे भारतीय उद्योगों को नुकसान भी। अगला इसी में लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले में ही लिखेंगे। अगला लिखेंगे, समझ लीजिए पहला ए पॉइंट था। बी, कंपनी के विस्तार, बी पॉइंट में कंपनी के विस्तार के साथ भारतीय राज्यों का पतन और ये राज्य स्वदेशी उद्योगों के बड़े खरीदार थे। जैसे हथियार उद्योग, विलासिता संबंधी उद्योग। ठीक बात है। अब आप लोग इसमें दूसरा हेडिंग डालेंगे, कारीगरों पर अत्याचार। पहला हेडिंग था ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय। इसमें अब दूसरा हेडिंग डालेंगे, कारीगरों पर अत्याचार। कारीगरों पर अत्याचार में ए पॉइंट आप लोग लिखेंगे, कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ के लिए कारीगरों पर अत्याचार किए। कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ के लिए कारीगरों पर अत्याचार किए। इसी में बी पॉइंट आप लोग लिखेंगे। जैसे कम कीमत पर उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य करना, कम मजदूरी पर कार्य कराना, प्रतिद्वंदियों के यहाँ कार्य करने से रोकना इत्यादि। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स के प्रतिद्वंदी होते थे, यानी कि उनके जो समझिए एक तरह से शत्रु के रूप में वो जिसे समझते थे, वहाँ पे कार्य करने जाने से इन लोगों को रोकते थे। ठीक है, जो इनके कंपटीशन में होते थे ब्रिटिशर्स के। अब अगला हेडिंग डालेंगे, औद्योगिक क्रांति एवं भारतीय उद्योगों को नुकसान। ठीक है, इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटिश समाज में उद्योगपतियों का महत्व बढ़ा। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, ये उपनिवेशों को बाजार एवं कच्चे मालों के स्रोतों के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इनके दबाव में उपनिवेश संबंधी नीतियों में परिवर्तन हुआ और इसका व्यापक नुकसान भारतीय उद्योगों को हुआ। अब इसमें बहुत सारे और हेडिंग वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो वो आपको अब कल करवाया जाएगा, औद्योगिक क्रांति और भारतीय उद्योग में ही। ठीक बात है। तो अभी आज के लिए आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन, जमींदारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभाव का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग कर लेंगे। ठीक बात है। और आगे हम अब आज से न्यूज़पेपर का जो PDF का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अब आज से आप लोग डेली बाय डेली न्यूज़पेपर वहाँ से देख लेंगे और वही
न्यूज़ आप लोग पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हित का होगा। बात समझिएगा, इस तरीके से प्रभाव डालता हो, यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ हो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो और जैसे कि विदेशों के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। विदेशों का जो न्यूज़ होगा यानी कि दूसरे राष्ट्र का जो न्यूज़ होगा, हमारे लिए जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होगा, हमारे देश के लिए हित में होगा, ठीक है, और ओवरऑल सब चीज़ों को लेके इम्पोर्टेंट होगा, वही आपको देखना है।